गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह और नया अज़्म। बहुत कुछ कर जाने की ठान लेते हैं जब आप, तो अल्लाह ताला आपको देते हैं बहुत सारे मौके। और नया दिन वही एक मौका होता है जिसमें आपने बहुत कुछ नया करना होता है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ भी गई होगी तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसका मुकाबला कर रहे होंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है, समझाकर बहुत कुछ जाता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं जो कि अपने मुश्किल वक्त से, अपने इम्तिहान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। जी हम तो इम्तिहान से गुजर रहे हैं, पता नहीं जी आजमाइश है ये क्या है, और शिकवे करना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सोचें कि जो मुश्किल आप पे आई है वो मुश्किल आपको कुछ सिखा रही है। हम हमेशा ये करते हैं, नेगेटिविटी में मुब्तला हो जाते हैं और जो सीखने का अमल होता है वो हम सीख भी नहीं पाते। और कुछ पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई रास्ता निकलता भी है, हम वो रास्ता ढूंढने की भी कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। और आप देखिए कि मैं बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ जी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन हम हमेशा मुश्किल के बाद का ढूंढते हैं कि अच्छा मुश्किल टल जाएगी तो फिर देखते हैं कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला अगर आपको किसी मुश्किल में, किसी इम्तिहान में, किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं तो उसके साथ ही कोई ना कोई एक रास्ता होता ज़रूर है जिसे ढूंढने की सिर्फ ज़रूरत होती है। आजकल हम देख रहे हैं जी, लोग अपनी नौकरियों को लेकर परेशान होते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर परेशान होते हैं, ख़वातीन बजट को बनाने के हवाले से परेशानी का शिकार हो जाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर चल रहा होता है। ये मत सोचें कि सिर्फ ये मेरे साथ है। इर्द गिर्द नज़र ज़रूर डालें कि आया जो आपके साथ काम कर रहा है, काम कर रही है, या कोई आपके साथ रह रहा है, या कोई भी आपका हमसाया, कोई भी आपका प्यारा, कोई भी आपका रिश्तेदार, वो भी यकीनन किसी ना किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा होगा या उसने फेस किया होगा, तो उससे भी हमें लेसन मिल सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो प्लीज़ उसके पोस्टर्स मत लगाएं, इश्तिहार मत लगाएं, लोगों को मत बताएं, लोगों से सिंपैथी मत हासिल करें। वो कहते हैं ना, बाज़ लोग कहते हैं जी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, बता रहे हैं जी कि हम इस मुश्किल में मुब्तला है। आज का वक्त नहीं है कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। आज का वक्त है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढें, और सलूशन मिल जाता है, सिर्फ ढूंढने की देर होती है। तालीम के हुसूल के लिए मोहम्मद शिराज दिन रात जुस्तजू में लगा है। गुर्बत इल्म के आड़े आई तो BS एजुकेशन के तालिबे इल्म ने फ्रूट सैलेड का स्टॉल लगा लिया। पहले मुकर्रम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। हाथों में कलम और किताब, कुछ बनने, मुल्क की खिदमत करने के ख्वाब। मेल्सी का रिहायशी मोहम्मद शिराज, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। गुर्बत तालीम के हसूल में आड़े आई तो खुददार नौजवान ने सैलेड्स का स्टॉल सजा लिया। जो दोस्त काम करना चाहते हैं, मेरा उनको यही पैगाम है कि आप काम करो। आप नौजवान हो, यंग हो, आप अपने आप को यूटिलाइज करो। अब माँ बाप के जो पैसे जो करते हो ना याशी, वो करना छोड़ दो। मोहम्मद शिराज कभी ग्राहकों के लिए सलाद के बॉक्सेस तैयार करता तो कभी किताबों को देखता। पेट की भूख और इल्म की प्यास को बुझाने में लगा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सैलेड होता है, हम खाते हैं इनके पास। अमूमन मेरा चक्कर यहाँ लगता रहता है। भाई अच्छे हैं, ये स्टडी भी कर रहे हैं, इनका छठा सेमेस्टर है, उसके साथ साथ ये मेहनत कर रहे हैं। इनको देख के हमें हौसला आता है। बाहिम्मत नौजवान BS एजुकेशन का तालिब इल्म है। मुस्तकबिल में प्रोफेसर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहता है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। रशियन कॉकटेल सैलेड बार, और शिराज जो कि BS एजुकेशन के तालिबे इल्म हैं, और जब उन्होंने देखा कि जो उनकी स्टडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब तालीम हासिल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बड़ी महंगी हो चुकी है। तालीम तो चले महंगी है, फ़ीसें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा जो बुक्स का ख़र्चा है, जो प्रैक्टिकल्स का ख़र्चा होता है, जो रिसर्च का ख़र्चा होता है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा शिराज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप अपनी कहानी हमें आगाज़ से बताएं। जी बस यही है कि मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो गोल हैं उसको इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं यही हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपने ये देखा कि अच्छा अब तो तालीम महंगी हो गई है, फीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या घर को आप ही चलाने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल महंगाई है ना, तो तालीम बहुत महंगी हो गई है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं फैमिली को नहीं देख सकता मुश्किल में। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ।
अच्छा, तो अभी आप जो है BS एजुकेशन की वो तालीम हासिल करें, तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला आपको क्या लगता है कि कितने अरसे तक आपको इस स्टॉल के साथ मज़ीद मुंसलिक रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो फिर तो आगे दुनिया आपके लिए खुल जाती है, आप ये ख्वाब देखते हैं कि अच्छी जॉब होगी, उसमें मेहनत करनी है, मज़ीद आगे जाना है। जी जी बिल्कुल, बस यही है कि अभी डिग्री एंड होने वाली है इंशाल्लाह इसी साल, इंशाल्लाह। तो उसके बाद आगे मेहनत करेंगे मज़ीद भी और अल्लाह पाक कामयाबी देगा। सही। अच्छा शिराज, मुझे बताएं कि जब आप स्टॉल लगाते हैं तो टाइमिंग्स क्या हैं, लाइक कितने बजे आपका स्टॉल शुरू होता है, रात कब तक चलता है, उसमें आप अपनी स्टडीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने ये जिस तरह से मैं फुटेज भी देख रही हूँ कि आप वहीं पर ही बैठे हुए हैं कुर्सी पर, स्टूल पर, और वहीं पर ही पढ़ रहे हैं आप, तो ये मैनेज सब कैसे होता है? जी मैम, वो ना सुबह के टाइम उठते हैं, उसके बाद क्या नाम है, उठने के बाद ही अपना काम वगैरह करते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा। उसके बाद 1-1:30 बजे फिर फ्री हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर तकरीबन फ्री होते हैं। अगर पढ़ने का टाइम मिल जाए तो उधर ही स्टॉल में बैठ के पढ़ लिया। अच्छा अच्छा। अगर ना मिले तो फिर वापसी रूम में आके पढ़ लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके स्टॉल पे क्या क्या मिल सकता है, किस किस्म के सैलेड्स होते हैं यहाँ पर? जी मैम, ये रशियन सैलड है, फ्रूट सैलड है, कॉकटेल सैलड है, पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटीज होगी, और उसके साथ साथ एप्पल कैबेज हो गया। अरे ज़बरदस्त। अच्छा शिराज, मुझे ये बताएं कि ये आप सब कुछ खुद तैयार करते हैं? लाइक ज़ाहिर है मैक्रोनीस तो एक प्रोसेस है ना, बॉईल किया, फिर आपने उसको मसाला ऐड किया, इसी तरह से डिफरेंट फ्रूट्स है, कटिंग उनकी, तो ये कोई आपके साथ आपको हेल्प आउट करता है या आप खुद सारा मैनेज कर रहे होते हैं? नो मैम, हेल्प आउट तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एक मेरा भाई है फ़रूक भाई, और साथ फैज़ भाई भी हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है। तो वैसे तो मैं बेसिकली मेलसी से हूँ ना, तो मेलसी से इधर मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। अच्छा। लेकिन वो जो ऐसे कहते हैं ना, तो फ़रूक भाई हैं, फैज़ भाई हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया, इस टाइम तक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इट्स वेरी गुड कि अल्लाह ताला ने आपको जो है दो फरिश्तों जैसी शख्सियत से नवाज दिया। तो शिराज, मुझे बताएं कि इससे जो आपकी इनकम होती है, आप मैनेज कर लेते हैं, तालीम का ख़र्चा पूरा हो जाता है, चूँकि आप अपने यकीनन घर में भी भेजते होंगे अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, तो वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी मैम बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। सही। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम भी, और पैसे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बस मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। तो शिराज, इस काम को एक्सटेंड करने के बारे में आपने सोचा? क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग फ्रूट सैलेड के स्टॉल से शुरू कर रहे होते हैं। चले ठीक है, आपने ज़ीरो से शुरू कर लिया, लेकिन फिर आपकी माशाल्लाह कमाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कहते हैं कि ओके, हमने साथ में एक बर्गर का स्टॉल भी लगा लिया, फिर फ्रूट चाट, या फ्रूट चाट तो है, चना चाट हो गई, या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, गोलगप्पे हो गए, इस तरह की चीज़ों के मज़ीद स्टॉल्स लग गए। तो ऐसा कोई इरादा है आपका? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल जिसे कहते हैं डिग्री पे फोकस है, डिग्री जो पे मेरा मेन एम है ना वो डिग्री है। अच्छा, डिग्री हासिल कर लिया आपने, इंशाल्लाह आपको डिग्री तो मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैम इंशाल्लाह, फ़िलहाल तो सर कहते हैं ना, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर। सही, ठीक है। गुड लक शिराज, अल्लाह ताला आपको बड़ा कामयाबी से हम कनार कराए, और आपने एक 0 पॉइंट से शुरू किया है, और जब आप मेहनत करते हैं और आप अपने 0 से शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपका हाथ थाम लेता है। अब आपको बताएं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद बनने वाला मुल्तान का पहला थाना कोतवाली, जहां आज भी 19वीं सदी का रिकॉर्ड और अंग्रेज़ों की बंदूकें मौजूद हैं। मकसूद चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। 166 साल पुराना मुल्तान का थाना कोतवाली 1857 में उस वक्त के अंग्रेज़ कमिश्नर H.W. हैमिल्टन और डिप्टी कमिश्नर F.E. वाइल ने संगे बुनियाद रखा था। सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी पुरानी कोतवाली के नाम से मशहूर है। सिंस 1857 टिल डेट वो तमाम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास महफूज पड़ी हुई हैं। उनमें FIR रजिस्टर्स हैं हमारे, रजिस्टर नंबर 13, जिसमें हमारे गस्टेड क्लास ऑफिसर्स थाना विज़िट करने के बाद अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं, वो भी हमारे पास महफूज पड़े हुए हैं। कदीमी पुलिस स्टेशन में 19वीं सदी की FIRs रोजनामचे महफूज हैं। स्मिथ एंड वेसन कंपनी की बनाई गई नायाब बंदूकें अपनी असली हालत में मौजूद हैं। मेरे दादाजी थे जो कोतवाल थे इसी थाना पुरानी कोतवाली में। मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं बतौर मुहर्रिर यहाँ तैनात हूँ और वो जो उनकी जो सर्विसेज हैं वो जारी किए हुए हूँ। सैकड़ों साल पुरानी थाना कोतवाली की बिल्डिंग खस्ता हाल होने के बायस पिछले कुछ सालों से नई इमारत में मुंतकिल कर दी गई है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।
अच्छा, मुल्तान के बाद ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर भी अंदरूने लाहौर की बात करेंगे। मुगलिया दौर की खूबसूरत तामीरात, रहने के लिए बुलंद व बाला तारीख़ी इमारतें, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि शाही गुज़रगाहें इतनी तंग और तारीक क्यों होती हैं, क्यों बनाई जाती है? अगर नहीं तो आयशा आता हमें बता रही है अपनी रिपोर्ट में। लाहौर की पहचान मुगलिया फने तामीर के शाहकार, दरो दीवार से झलकता जाहो जलाल, बुलंदो बाला किले और ये इमारत, 12 दरवाजों में बंद अंदरून लाहौर की खूबसूरती। सिर्फ यही नहीं बल्कि हैं तंगो तारीख गलियां और तारीखी मकानात। और इस वक्त जिस गली में मैं मौजूद हूँ इसकी चौड़ाई 1.5 फुट है। बैक वक्त 2 अफराद का यहाँ से गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 2 मरबा किलोमीटर का अंदरून शहर है, उसके अंदर बहुत सी तंग तरीक गलियाँ हैं, जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि अंदरून में कुछ ऐसी तंग गलियाँ हैं कि जहाँ एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में निकाह की गुंजाइश मौजूद होती है। तारीख बताती है कि दुश्मनों के हमले से महफूज रहने के लिए इन गलियों को खास तौर पर मुगलों ने डिज़ाइन करवाया। अगर कहीं से बाहर से कोई हमलावर आते हैं तो लाहौर का आर्किटेक्ट ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी होता था। वो शहर की जो ये तंगो तारीख गलियां हैं और इसका जो आर्किटेक्ट है, ये भूल भुलैया बुनियादी तौर पर ये उनके सामने एक रुकावट के तौर पर सामने आ जाया करती थी। वक्त की तेजी के साथ रहन सहन के अंदाज बदल गए। वेलकम बैक वंस अगेन। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लगे। खूबसूरत तो हर खातून होती है, लेकिन थोड़ा सा और खूबसूरत लगने के लिए करते हैं ये जी कि मेकअप आप कर लेते हैं। लेकिन मेकअप आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, डॉक्टर आयशा हुमैरा ने कल हमें ज्वाइन किया था। हमने एक सेगमेंट उनके साथ रिकॉर्ड किया, जरा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर मर्दों की तो थोड़ा हम बाद में बात करते हैं, पहले ख़वातीन की। हम मेकअप के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, आपको कुछ भी देर के लिए बाहर निकलना हो, फ़ौरन कहते हैं कि हल्का सा टचअप आप कर लें। कितना नुकसानदेह है आपकी स्किन के लिए मेकअप? ओवर यूज़ एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का वो नुकसानदेह है। और सेकंड ये कि जब मेकअप हम करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आप एक अच्छा फैब्रिक बाय करते हैं तो उसको आप घर में मशीन में नहीं डालते, आप उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं, यू नो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो स्किन है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन योर बॉडी, क्योंकि आप जो नज़र आते हैं वो आपकी जितनी स्किन अच्छी होती है आप वही नज़र आते हैं, यू नो। तो हम जब मेकअप्स के ऊपर जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि चीपर क्वालिटी ऑफ मेकअप्स ले लें, जबकि आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए अपने फेस के ऊपर। और उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि आपने जब मेकअप कर लिया, एक तो मेकअप करने से पहले आप प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज करें और फिर उसके बाद सिरम्स अप्लाई करें। अच्छा, इट शुड नॉट बी विटामिन सी का सिरम प्लीज, क्योंकि आप मेकअप करके जब धूप में निकलते हैं तो उसको फर्दर वो ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, अच्छा, ये आजकल विटामिन सी का सीरम बहुत ज्यादा इन है। अच्छा, आपको हर किसी के बैग में ना विटामिन सी का सीरम जरूर मिलता है, क्यों जी? क्योंकि आपने यूट्यूब पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे देख लिया होता है कि जिस स्किन को विटामिन सी की बड़ी जरूरत है, इसके अलावा भी बड़ी चीजों की जरूरत होती है। देखिए, विटामिन सी इज नॉट द राइट इंग्रेडिएंट जो कि आप मेकअप से पहले इस्तेमाल करें। पहली चीज़ है, अगर आपको विटामिन सी इस्तेमाल करना है तो इट शुड बी बेड टाइम, रात के टाइम पे, सोते टाइम पे, फ्यू ड्रॉप्स ओनली। लेकिन वो भी हर किसी की स्किन के लिए नहीं होता। अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है, ज़्यादातर मैंने लोगों को ये देखा कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है कि विटामिन सी इज़ द सोल्यूशन। विटामिन सी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो आपको और पैची करेगा, आपकी स्किन को और ड्राई करेगा, बिकॉज इट्स अ सिट्रिक एसिड। तो पहले तो ये मिसकंसेप्शंस है जो हमें क्लियर करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास कुछ आजकल ऐसे मार्केट के अंदर न्यूरो पेप्टाइड्स सिरम्स हैं, या कुछ लोगों को हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सिरम सूट करते हैं जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं होती, तो वो सिरम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इट शुड बी अ लेयर जो कि आपने मेकअप से पहले एक लगानी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक सनब्लॉक की लेयर ज़रूर लगाएं मेकअप से पहले। उसके बाद जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज मेकअप क्या करता है कि वो आपके जो अच्छे वाले पोर्स होते हैं जिससे हम ऑक्सीजन पास ऑन करते हैं, उन पोर्स को क्लॉग कर देता है, उनको बंद कर देता है। उसकी वजह से आपको एक्ने प्रोड्यूस होता है। फिर उसकी वजह से आपको कभी कभी इतना सिवियर केसेस आते हैं हमारे पास कि वो इन्फेक्टेड हुए हुए होते हैं, कॉमिडोन्स बने हुए होते हैं स्किन पे। फिर अगर हम उसको थोड़ा सा और सिवियरिटी के अंदर देखें तो मेकअप क्योंकि जब बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होता तो एक परमानेंट पिगमेंट आपकी स्किन पर छोड़ देता है, जैसे हम कहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन बन रही है या एज स्पॉट्स आ रहे हैं फेस के ऊपर। इसी तरीके से अगर इसकी कॉमन एग्जांपल ये है, आप जो मस्कारा इस्तेमाल करते हैं आप देखें वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होता। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मस्कारा तो अगले दिन तक लगा रहता है ना, कि आप अगले दिन तक
रिमूव कर देते हैं वो फिर भी नहीं हटता। और फिर इट प्रेजेंट्स एज अ डार्क सर्कल्स। मेरे पास एक केस आया था, वो एक मेरी शी वाज आल्सो अ डॉक्टर, तो वो डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट ले रही थी। मैंने उनको बड़ा तसल्ली से समझाया कि देखिए आप ये ब्रांड प्लीज चेंज करें। शी स्किप दैट मस्कारा एंड शी गॉट रिलीफ, क्योंकि इतना ज़्यादा परमानेंट पिगमेंट बनाते हैं मेकअप्स के, हमें आइडिया ही नहीं होता और फिर हम उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल फिर इसी तरीके से जब आप रात को सोने के लिए लेटे हैं तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उस टाइम पे प्लीज़ मेकअप का बिल्कुल इतना सा भी रेसिड्यू आपकी स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप प्रॉपर, अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली फेशियल स्क्रब्स का इस्तेमाल करें, वो जाहिर है वो आपकी स्किन को डैमेज भी करता है। हफ्ते में एक बार आप एक अच्छा लाइट जेंटल स्क्रब रख लें। इसके अलावा एक अच्छा फेस वॉश डेली बेसिस पे करें। और प्लीज़ 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 जो लोग ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं उनको मंथ में एक बार हाइड्रा फेशियल ज़रूर लेना चाहिए, ताकि वो सारा मेकअप सारा डेब्री निकल जाए, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए और प्रॉपरली आप ग्लो करें। सो दिस इज़ समथिंग मैंडेटरी कि अगर आप मेकअप इस्तेमाल करें तो उसके साथ ज़रूर आपने हाइड्रा फेशियल रखना है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि अक्सर कहते हैं कि आप जो है ना वो मसाज कर लें डेली अपनी स्किन की और मेकअप उससे आप रिमूव करें, कोई भी क्लिंजर ले लें उससे आप क्लिनजिंग करें में। अच्छा, ये ठीक है क्लिंजर यूज़ करना? देखिए, एक होता है कि सुपरफिशियल आपने स्किन को क्लीन कर लिया, कोई भी क्लेंजर आप ले लें या आप कोई मिल्क जो आजकल आए हुए हैं वो आप ले लें, या इवन आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र जो कि लोशंस घर में अवेलेबल होते हैं उसकी एक थिक लेयर लगा के उसको आप वाइप से रिमूव कर लें। ओके, कुछ लोगों को वाइप से एलर्जी होती है तो आप सॉफ्ट टॉवल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देन फिर आप फेस वॉश कर लें। लेकिन इनफैक्ट फिर भी कुछ मेकअप पार्टिकल्स जो आपकी स्किन पे अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं वो आपके सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन से नहीं जाते, तो उसके लिए यू शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सक्शनिंग करके आपकी डीप लेयर से भी उन पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो आप साल में एक बार कराएंगे तो देयर इज नो यूज। जाहिर है ना, वो कैसे मतलब आप साल में एक दफा कह रहे हैं कि हम एक दफा ही करा लेते, कोई नहीं पूरा साल चल जाएगा, कुछ ऐसा। मैंने एग्जांपल दी ना कि जब आप अच्छे ड्रेस लेते हैं, ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है आप उसकी केयर भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी स्किन की भी उसी तरह से केयर करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं आयशा कि कितनी देर तक जो है वो आपकी स्किन पे मेकअप रहना चाहिए, लाइक 1 घंटा 2 घंटा? क्योंकि हमने कुछ देखा है कि जी आप सुबह के वक्त मेकअप करते हैं फिर वो पूरा दिन आपका मेकअप चलता है, स्पेशली ऑफिस गोइंग जो हमारी ख़वातीन होती हैं, तो कितनी देर तक आपकी स्किन पे मेकअप होना चाहिए? देखिए, कितनी देर तक होना चाहिए एग्जैक्टली ये तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि आप 1 घंटा लगाएंगे तो मेकअप आपको डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, जिस चीज़ ने आपको डैमेज करना है वो आपको डैमेज करेगी, जिस हद तक डैमेज करना है वो करेगी, बट उसके साथ जो प्रिकॉशंस हैं आप इसका ख्याल कीजिए। ये लगाइए जो कि आपको सिरम्स वगैरह का इस्तेमाल है। जब आप घर वापस आएँ तो प्रॉपरली इसको क्लेंस कर लें, फिर आप एक्सेसिव उसको टाइमिंग्स ना दें। एंड प्लस ये कि जिनका डेली यूज़ का मेकअप होता है उनको ये चाहिए कि वो वाटर बेस्ड मेकअप्स या वाटर बेस्ड फाउंडेशंस का इस्तेमाल करें, ऑयल बेस्ड को अवॉइड करें। ऑयल बेस्ड या वो जो पैनकेक्स टाइप के जो बेसेस आते हैं उसको अगर आप बहुत कभी कभार किसी इवेंट के लिए रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, देखिए ना, इसमें सारा डिपेंड करता है कि आपके पास मेकअप की कलेक्शन क्या है और आपके पास मेकअप किस तरह है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि कुछ ख़वातीन की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कुछ भी उन्होंने केमिकल अप्लाई किया। अच्छा, इसकी मिसाल मैं दूंगी कि अगर उन्होंने हल्की सी भी ब्लीच अपने चेहरे पर कर ली ना, रैश हो गया, दाने निकल आए, अजीब से निशान बन जाते हैं, स्किन उनकी बड़ी सेंसिटिव होती है, वो तो बेचारी मेकअप भी नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या देखें, उनके लिए फिर हम ये कहते हैं एक तो ब्लीच वैसे ही हार्मफुल है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिविटी है और आप डेली का केमिकल नहीं अप्लाई कर सकते तो उसके लिए कुछ सेफेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ सेमी परमानेंट मेकअप्स होते हैं जो कि फाउंडेशन लेयर एक होती है। कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, सेफ प्रोडक्ट्स हैं, स्किन सिरम्स को कंबाइन करके डिज़ाइन की गई हैं, उसको हम बीबी ग्लो कहते हैं। अच्छा, अगर आप वो करवा लेते हैं उससे एक सेमी परमानेंट आपको मेकअप इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है। इट इज़ लेस डैमेजिंग। जो आप डेली बेसिस के ऊपर केमिकल्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। कोई भी करवा सकता है, कोई भी करवा सकते हैं, लेकिन एक्नी स्किन ना हो और आपके ब्लेमिशेस ना हो, आई मीन हाइपर पिगमेंटेशन ना। अगर आपको मलाजमा है, बहुत गहरे डार्क निशान है, आपके पोर्स ओपन, आप तब भी करवा पोर्स ओपन में भी आप करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं। और इसके लिए डिफरेंट और भी फेशियल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास क्लियोपेट्रा गोल्ड फेशियल होता है, कार्बन फेशियल है, इंडिगो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, काफ़ी सारे फेशियल्स हैं। इट्स बेटर कि जब भी आप फेशियल लेने के लिए जाएँ तो किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पे प्रॉपर सर्टिफाइड एस्थेटिशियंस
मौजूद हैं जो आपको एग्जामिन करके आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर योर स्किन। लाइक ऑयली स्किन है तो इट्स बेटर टू गो फॉर कार्बन फेशियल्स, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसमें आपकी एक्ने भी कंट्रोल हो जाती है, आपका डेब्री भी रिमूव हो जाता है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, जितने स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, तमाम चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाती हैं। और इसकी सेटिंग्स होती हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका कितना पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, आपका कितना मेकअप का इस्तेमाल है, आप कितना ज़्यादा कुकिंग से एक्सपोज्ड हैं। जो कुकिंग की स्पाइस होती है वो भी हमारी स्किन पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, वो भी एक लेयर बना देती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहें तो 2 महीने के बाद एक करवा लें, 3 मंथ्स के बाद एक करवा लें, या वंस अ मंथ रखें। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर रूटीन। सही है। अच्छा, अब हमने डिफरेंट ये चीज़ें देखी कि जी आप मेकअप कर रहे हैं ना, अब ये वीडियोस आई हैं ऐसी, और इससे मैंने देखा कि लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। आप जो लिपस्टिक यूज़ करें उसको आप एज अ ब्लश में यूज़ करें, लिपस्टिक के अंदर चीजें अलग है और जो आप अपने चीक्स पे लगा रहे हैं वो चीज एक अलग है। उसी को आप नोज कंटूरिंग के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। आपने चलिए बड़ा गुलाबी आपके गाल हो गए, नाक भी आपकी गुलाबी होगी, तो ये गुलाबी पन्ने में आप नुकसान भी कर जाते हैं। नुकसान कर जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे टिंट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ब्रांड्स ख़राब हैं, लेकिन टिंट्स के नाम पे बहुत हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टिंट्स आजकल काफ़ी फैशन में उसमें ये आपको कंसेप्ट ये होता है कि आपको ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पे लगा हुआ है, बट वो डैमेजिंग है आपकी स्किन के लिए, वो ज़्यादा पिगमेंट आपकी स्किन पे बनाएगा। इसी तरीके से जो लिपस्टिक्स हैं वो भी बहुत, आपको पहले एक वैसलीन की लेयर लगाइए 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले या एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले, उसके ऊपर आप जो है वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। देन कुछ लोकल ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपको पिगमेंट बना देते हैं, डार्क लिप्स कर देते हैं आपके, जिससे मेकअप का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्लाइंट्स ये भी आकर बताते हैं कि उनके डार्क लिप्स हो गए। डेफिनेटली वी हैव द सॉल्यूशंस, हमारे पास लेजर्स वगैरह होते हैं, हम उसको ठीक कर लेते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उस चीज़ पर भी ना जाएं। आप ठीक करवाने से बेहतर है कि पहले एहतियात कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे हम डार्क लिप्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी खवातीन जो कि डेली बेसिस पे लिपस्टिक यूज़ करती हैं उनका ये इशू है, ठीक है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, जिनको मेकअप इस्तेमाल करना है, हम अब उनके बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने करना ही करना है, वो क्या करें, बहुत सारी खवातीन करती हैं वो मेकअप। तो अच्छी बात ये है कि उनके लिए वी हैव सॉल्यूशंस, और 4-6 सेशंस में आपको एक परमानेंट, एक बहुत अच्छा चेंज सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे पास लेजर्स भी होते हैं, कुछ मीजोथेरेपीज़ भी होती हैं, PRP ट्रीटमेंट भी होता है, प्लाज्मा भी इंजेक्ट करवा देते हैं, फिर कुछ हमारे पास कैल्शियम फिलर्स होते हैं, HA फिलर्स होते हैं, जो कि आपको वॉल्यूम नहीं देते, लेकिन हाइड्रेट के पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लिप्स के अंदर भी। तो ये तमाम चीज़ें आपको वापस से आपका जो पिगमेंट है, ओरिजिनल पिगमेंट जो कि पिंकिश लिप्स होते हैं, आपको उसकी तरफ लेकर आ जाता है। सो वी हैव द सॉल्यूशन। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं स्पेशली खवातीन को, कि कुछ खवातीन ने घर से बाहर भी नहीं निकलना होता, फिर वो कहते हैं कि अच्छा हम टिप टॉप लगे ना, घर में भी मेकअप कर लें। हमने हमेशा अपनी अम्मा को ये कहते सुना है जी कि मेकअप जो है वो अभी नहीं करना, भी स्पेशली टीन एज में जब हम थे ना, तो हमारी अम्मी तो बिल्कुल हमें लिपस्टिक भी नहीं इस्तेमाल करें। आजकल तो टीन एजर्स को देख के हम कहते हैं हमने क्या वक्त गुजार दिया, तो इतना मेकअप करने का। स्पेशली टीन एजर्स के लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, हमने आई थिंक जो टाइम गुजारा, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज द गुड टाइम, क्योंकि हमारी स्किन बहुत अच्छी और बहुत सेफ है। मुझे अक्सर आके लोग पूछते हैं कि आप क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए, तो मैंने मेकअप का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत कम से कम किया। अच्छा, स्टिल आई डू प्रैक्टिस के मैं कम से कम उसको यूज़ करूँ। तो कोशिश ये करें कि आपकी अपनी स्किन इतनी हेल्दी हो, इतनी ग्लोइंग हो कि आपको मेकअप्स की तरफ जाना ही ना पड़े। हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने उठाया, फाउंडेशन लगा ली और हम बस क्लियर हो गए और हम गुड टू गो हैं। तो इट्स बेटर कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप उस पर करें, इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने स्किन केयर रूटीन्स के ऊपर और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर वो इन्वेस्ट करें। क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने 3-4 महीने भी बहुत अच्छे अपनी स्किन को दे दिए, तो ये बहुत अगले 4-5 सालों के लिए आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपको फिर ज़रूरत ही नहीं होती कि आप मेकअप्स का इस्तेमाल करते रहें। सो यू शुड गो टू अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, जस्ट टेक द ट्रीटमेंट प्लान कि ठीक है, आप मुझे एक स्किन केयर रूटीन ही लिखते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है, हमें अपनी स्किन का नहीं पता होता, स्पेशली जो हमारी जो घर में बहनें होती हैं ना, माएँ होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कुछ भी आ गया अप्लाई कर लिया, कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, फौरन से आ लिया। तो भी बड़ा जरूरी है आप अपनी स्किन के बारे में जानें, एक्सपेरिमेंट ना करें और ये ना करें कि बस जो मिल रहा है लगा लें। बेहद शुक्रिया आयशा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि लाहौर, इवन पूरे पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि सर्जिकल आलात जो है और मेडिकल डिवाइसेस जो है उनकी किल्लत है। अस्पताल और फार्मेसिस पर ब्लड बैग्स भी नायाब हो गए हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हो जाएं, रैपिड टेस्ट डिवाइसेस हो जाएं, सब कुछ कम है। अब सर्जिकल आलात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब इनकी कीमतों में भी 50% तक इजाफा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, हम सबको पता कि पाकिस्तान में 95% जो ये सर्जिकल आलात होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको हम परचेज करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सामान की किल्लत पर निजी लेबॉर्ट्रीज़ ने टेस्ट के जो रेट्स हैं
वो बढ़ा दिए। अब ये कोई चीज़ पाकिस्तान में नई नहीं है जी, कि कभी भी हमने देखा है कोई भी चीज़ कमी का शिकार होती है तो होता ये है कि उसके जो पैसे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मरीजों को मुश्किल आता है, जाहिर सी बात है, आप किसी को इस चीज़ से तो नहीं रोक सकते कि वो बीमार ना हो, बीमारी ने तो जो अटैक करना है वो तो करना है। अब इस पर बात करने के लिए हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मसूद अहमद साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब मरीज़ बहुत परेशान है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, सर्जिकल आलात नहीं मिल रहे, क्या वजह है, क्यों किल्लत है? देखिए, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी हेल्थ केयर डिवाइस एसोसिएशन है उसमें मेडिकल डिवाइसेस को हम डील करते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस जो है ना, उससे बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें आप टंग डिप्रेसर से लेकर सीटी स्कैन, MRI, ब्लड प्रेशर मॉनिटर से लेकर वेंटिलेटर्स और निबलाइजर्स और डायग्नोस्टिक किट्स जितनी जो आप टेस्ट करने जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, वो तमाम की तमाम मेडिकल डिवाइसेस में आती हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है इसकी। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 90 से 95% प्रोडक्ट जो है ना ये इंपोर्ट होती हैं। हम पाकिस्तान में ये बनाते नहीं हैं। जब हम बनाते नहीं हैं तो हम डिपेंडेंट हैं सारे के सारे इंपोर्ट पर। और इंपोर्ट इस वक्त आपको पता है मसला डॉलर्स कहीं मिल ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। जी हाँ। अच्छा, मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ये इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। जब इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है तो हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर। सही है। और इस वक्त स्टेट बैंक की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आई हुई हैं कि हमारी LCs प्रॉपर नहीं खुल रही, हमारे बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सामान की शॉर्टेज शुरू हो गई। आपने किसी जगह पर इस इशू को उठाया, किसी से बात की? हमने तमाम मीडियाज़ के ऊपर, हमने इवन आप कहिए कि जितने भी लीडिंग अखबारात हैं उनमें अपील की है। हमने जो मिनिस्टर्स हैं उन तक कांटेक्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हमने बात की है कि ये प्रॉब्लम आने जा रही है और इट विल बी अ बिग इशू इन द फ्यूचर। रिस्पांस अभी तक कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। इट्स वेरी अलार्मिंग ना। इट्स वेरी अलार्मिंग। आप देखिए, जब हम हेल्थ केयर डिवाइसेस की बात करते हैं तो सर एक स्टॉक रख लिया जाता है कि आप चंद महीने उस पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो गुजारा भी कब तक होगा जब आने वाली सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी। तो हम क्या समझें कि अभी हम बिल्कुल 0 पॉइंट पे कि हमारे पास कुछ नहीं है, बैक हैंड पे कुछ है हमारे पास? नहीं, हमारे पास डेफिनेटली जितने भी हम लोग इंपोर्टर्स आरात होते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है वो मेंटेन करते हैं। क्योंकि आपको हॉस्पिटल्स चलाने हैं, आपको लेबॉर्ट्रीज चलानी है, तो हमारे पास स्टॉक्स तो बिल्कुल है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जी बिल्कुल कल से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बट हम ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद अगर हमारी LCs और हमारे बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुले तो इश्यूज शुरू हो जाएंगे और ये शॉर्टेज होगी। देखें, लोगों ने बीमार तो होना है, आपने टेस्ट करवाने जाना है, तो अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, और सोने पे सुहागा ये देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास जो ऑर्डर्स हैं वो हमें कहते हैं जी आप हमें सप्लाईज दें बस। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि आपके पास सामान पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो भी आपके तवज्जुह से हम बताना ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए कि वो हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि हमें जब इम्पोर्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने और मेंशन की थी कि 50% प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। ये तो हमारे मुल्क का अलमी है ना, मतलब इसकी हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि कोई भी चीज़ अगर किल्लत में है तो उसकी वो महंगाई की तरफ चली जाती है। नहीं, उसकी एक वजह देखिए डॉलर का भी है। अच्छा। आपके डॉलर रेट्स आप देख लें, डिवैल्यूएशन कितनी हो गई है कि पिछले 7-8 महीनों में 30 से 35% डिवैल्यूएशन हो गई। और हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी इंपोर्ट बेस हैं, तो हम तो डॉलर्स के ऊपर चलते हैं। देखिए ना, अगर डॉलर की प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली प्राइजेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट की प्राइजेस बढ़ेंगी तो पेशेंट को या कस्टमर्स को प्राइजेस महंगी मिलेंगी, और जो कस्टमर्स है वो अल्टीमेटली पेशेंट्स को जो है ना प्राइजेस ज़्यादा कर देगा। ठीक। अच्छा सर, एक टाइम था कि हमने देखा हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी दुनिया भर में डिमांड थी, पसंद किए जाते थे, तो क्या वजह हुई, वो इंडस्ट्री तबाह हो गई, रीज़न क्या है, क्यों अब हम इस पॉइंट पर हैं कि हमने जो है बाहर से एक्सपोर्ट करना है, क्या वजह आपको लगती है? देखें, जो सर्जिकल आलात हैं हमारे वो सियालकोट में बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी बेहतरीन नंबर 1 दुनिया में, और वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन वो एक्सपोर्ट की तादाद इतनी कम है और इम्पोर्ट हमारी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से, क्योंकि डायग्नोस्टिक किट्स पाकिस्तान में नहीं बनती, अभी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है। हम किसी पेंडेमिक का इंतज़ार करते हैं तो हम कुछ शुरू करते हैं। वेंटिलेटर्स आपको पता है कोविड में बनाने के लिए गवर्नमेंट ने उस वक्त प्लान किया कि जी वेंटिलेटर्स बनेंगे। मुझे याद है लास्ट गवर्नमेंट में फवाद चौधरी साहब ने आके कहा था जी कि हम तो इस पोजीशन में आ गए कि हम सब कुछ पाकिस्तान में तैयार कर सकें, लेकिन हाँ, लेकिन वो सिर्फ मास्क बने। अच्छा। ठीक है, वेंटिलेटर्स के लिए कुछ वर्किंग हुई, हमने पेंडेमिक का इंतजार किया, जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद इसकी भी आपको पता है कि वर्किंग बहुत कम हो गई। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बहुत सारे आ गए, लेकिन जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं या जो रनिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इस वक्त
तक शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। सर जैसे आपने कहा कि हम तो रिलाई ही इसी चीज़ पे करते हैं कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करें, अगर खुदा न खास्ता नहीं आपकी बात सुनी जाती, चीज़ें मज़ीद वर्स्ट हो जाती हैं, तो आप आगे आने वाले दिनों में कितना अलार्मिंग चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि अगेन वही बात, लोगों ने तो बीमार होना है, बीमारियों ने अटैक करना, बीमारी को तो रोक नहीं सकते कि डॉलर नीचे आएगा आप तब आ जाएं। तो क्या आपको लग रहा है? देखें, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आपके टेस्ट नहीं होंगे, आपके हॉस्पिटल्स अगर बंद हो गए अल्टीमेटली, तो फिर आप पेशेंट जो है वो क्या करेंगे, और लोग जो हैं वो फिर अभी से एहतजाज शुरू हो गया है स्टेट बैंक के बाहर। कल हम FPCCI में थे, स्टेट बैंक के गवर्नर से हमने बात की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेडिकल डिवाइसेस को या फार्मास्यूटिकल को इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके आइए। उन्होंने हमसे प्रॉमिस तो किया है कि हम फूड के बाद नंबर 2 पे आपकी LCs को और आपके बैंक कॉन्ट्रैक्ट को खोलेंगे, लेकिन बैंक्स जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई नहीं कर रहे हैं हमारी इस बात को, और वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है। अच्छा। तो हम आपके तवस्सुस से, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बाकी लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं एसोसिएशन की साइड से कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स के बाद हमारे पास बहुत इश्यूज़ आ जाएंगे। अच्छा। अगर हमारी ये LCs या हमारी इंपोर्ट प्रॉपर ना हुई। हमने कल ये भी मशवरा दिया था कि आप हमें कम से कम 50%, 70% हमें अलाउ कर दें जो पिछले साल हुआ था। अच्छा। ताकि हम एटलीस्ट शॉर्टेज ना हो, हम वो प्रोडक्ट ज़रूर मंगवाएं जिसकी रनिंग है रोज़ बरोज़ जिसकी ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम इस वक्त रोक लेते हैं। सही। तो ये भी कल हमने स्टेट बैंक के गवर्नर से बात की है। उन्होंने उम्मीद तो दिलाई है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही कल की मीटिंग के बाद भी कि सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी बेहतर होगी। सर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हमें भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ये सुनवाई हो जाएगी। सब बेहद शुक्रिया हमारे अल्लाह करे, बहुत शुक्रिया। चलें जी जरा आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली मुज़रे सेहत सब्जियों की काश्त ना रुक सकी, शहरी जहरीली जो सब्जियां हैं वो खाने पर मजबूर हैं। अब ये सब्जियां किस तरह से जहरीली हो रही हैं, आमिर इकबाल अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। सब्जियां खाएं लेकिन ख्याल से। नाजायज मुनाफाखोर किसान सीवरेज के गंदे पानी से जहरीली सब्जियां काश्त कर रहे हैं। पालक, आलू, साग और शलजम की वक्त से पहले तैयार फसलें शहरियों में खतरनाक बीमारियां बांटने लगी। जब हमारे घर सब्जी बाबा लाते हैं ना तो उसको शॉपर से निकालें तो स्मेल आती है। इसका मतलब है कि वो ना गंदे पानी से गंदा पानी दिया जा रहा है सब्जियों को। नहरों के गंदे पानी में ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बिजली थोड़ी सस्ती हो फिर तो बंदा अपना साफ पानी भी इस्तेमाल कर सकता है ना। फूड अथॉरिटी की जगह जगह कार्रवाइयाँ भी बेसूद साबित हुई, जबकि वासा और जिला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बायस शहरी जहरीली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। जो हमारे सब अर्बन एरियाज हैं, सराउंडिंग्स जो शहरों के साथ बिल्कुल जो ज़मीनें बिल्कुल अर्बनाइज हो चुकी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे सब्जियां काश्त होती हैं विद सीवरेज वाटर, उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली बैन है। और गा बगा जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है तो हमारे AC साहबान उस पर कंपेन करते रहते हैं। खेतों के करीब रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी भी बदबू से अजीरन हो चुकी है, कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। तो मुल्तान में गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां इंसानी सेहत के लिए मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन रही हैं, और ये जो बीमारियां हैं ये यकीनन जब आप पे अटैक करेंगी तो इसका जो इलाज है वो बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। इस हवाले से डॉक्टर नाजिश हमें मज़ीद डिटेल्स बता रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर नाजिश है। बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो मैदे जिगर के मसलों के साथ आते हैं। हम मरीज़ों को एहतियात समझाते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस तरह सफाई का ख्याल रखें, इस तरह साफ़ सुथरा खाना खाएं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो फिर भी उनको ठीक नहीं कर पा रहे। जड़ की तरफ आए गए तो पता चला कि जो सब्जियां हैं जिनको हम एडवोकेट करते हैं कि इनको खाना चाहिए, वो ही सब्जियां उस पानी से काश्त की जाती हैं जो कि साफ़ नहीं है। उसके अंदर सीवरेज का पानी मिक्स किया गया है, उसके अंदर फैक्ट्री का गंदा पानी मिक्स हुआ हुआ है, जो हार्ड हमारे पास वाटर बन चुका हुआ है जो फैक्ट्री से आता है, उसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, इतने आयरन है, इतना उसके अंदर तांबा है, लोहा है, आर्सेनिक है। ये सारे कैंसर कॉजिंग चीज़ें हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ेंगी तो वक्त के साथ साथ इनकी एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी। हमारे किसानों को ये पानी इस्तेमाल करना आसान लगता है, ये पानी उनके लिए शॉर्टकट है अच्छी और जल्दी सब्जी बनाने का। आप खुद सोचें कि आप अपने घर वालों को वो सब्जी खिलाना चाहेंगे, वो फल उठाना चाहेंगे जो आप फर्श पे गिरा हुआ गंदा सेब उठा के अपने बच्चे को देंगे खाओ? कभी नहीं। तो हेल्दी रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं, और जब भी कोई चीज़ आप पका रहे हो या खाने के लिए लें तो इसको मेक श्योर करें कि ये हेल्दी है या नहीं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट है ना कि हेल्दी नहीं है, उसको छोड़ दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। हर इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जबकि इसके लिए कोशिशें बहुत कम की जाती हैं। सेहतमंद ज़िंदगी का राज हरी सब्जियों में भी छुपा है। वैसे तो हर सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी जो होती है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर हमने डॉक्टर राबिया अनवर से बात की थी। आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं। ग्रीन सब्जियां, तो ग्रीन सब्जियां जो हैं उसमें जैसे आपने कहा बहुत वैरायटी है, ठीक है। उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी आती हैं, जिसमें सारे तरह के साग आ जाते हैं। उसमें कुल्फे का साग भी आता है, उसमें सरसों का, पालक भी आ जाती है, शिमला मिर्च भी आ जाती है, ब्रोकली जो है इतनी अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे है मौजूद, वो भी आ जाती है। फिर करेला आ गया, करेले टिंडे आ जाते हैं। तो ये सारे बीन्स आ जाते हैं, वो जो लंबे बीन्स, सराश बीन्स और जो दूसरे बीन्स होती है, फलियाँ होती हैं, मोगरे होते हैं, सब आ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अगर आप किस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं कि जी आपने ग्रीन सब्जियों को अवॉइड कर देना है, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, बीमारियां जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स बेसिकली क्यों उनका मना होता है, जैसे किडनी डिजीजेज हैं। अच्छा, ठीक है, जिसको किडनी फेलियर है तो वो या डायलिसिस पर है तो उसको पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम बॉडी इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकती। जो गुर्दे हैं उस पर ज़्यादा वो फिल्टर आउट नहीं कर सकते, तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। तो क्योंकि सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम, हाई पोटेशियम होती है, नेचुरली सब्जियों में हाई पोटेशियम होता है, तो उस केस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे पालक, वो भी पत्ते वाली, नॉट टिंडे और इस तरह की नहीं, लेकिन लीफी वाली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक, क्योंकि हमने देखा कि जी जब आपको हमेशा सैलेड का कहा जाता है तो सैलेड वाले बॉल में आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल ऊपर ग्रीन हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो कितना ज़रूरी है इनका खाना? हाँ, ये बेचारी थोड़ी ना अंडररेटेड है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी भी मिलती है। हमारे यहाँ ना इसको बोलते हैं घास फूस खा रहे हैं आप लोग, क्या खा रहे हैं, लेकिन आप यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत ही दे आर न्यूट्रिशनली पैक्ड होते हैं। मतलब आप विटामिन सी आजकल कितना पॉपुलर है, आपका जो 100% विटामिन सी है उससे भी डबल इनमें मौजूद होता है अगर आप इनको रॉ कंज्यूम करें। हाँ, अगर पका के कर लेंगे तो विटामिन सी डैमेज हो जाएगा, कुकिंग उसको डैमेज कर देती है। विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है। विटामिन के की बहुत रोल है। एक तो यह है कि वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग करता है, जैसे ही जख्म होते हैं उसके भरने में, हेमरेजेस से प्रिवेंट करता है। देन उसको वो आपकी बोन मिनरलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, मतलब आपकी बोन हेल्थ, जितने कैल्शियम जरूरी है उतना विटामिन के भी जरूरी है। तो बोन हेल्थ, आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन के का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, मेमोरी, उसके लिए भी विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो इसमें विटामिन, हम इतना इसको सोचते नहीं ना, इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। जी। तो जिनको डिमेंशिया, वो इस तरह के अल्जाइमर डिजीज होते हैं बड़े बूढ़ों को, उनको भी अगर रेगुलरली हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड उनकी डाइट में रखें तो उनको काफ़ी हेल्प आउट होता है, मतलब उनके जो ब्रेन हेल्थ है वो सही रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम अक्सर, मैंने ये सुना है, देखा है, घर के बुजुर्ग ये कहते हैं, अब चूँकि वक्त बदल गया, रिसर्च के तरीके भी बदले, कि अगर आप यूरिक एसिड बढ़ गया अगर आपका, तो जी आप ग्रीन जो चीज़ें हैं वो खा लें या ग्रीन चीज़ें आप छोड़ दें, ये क्या है? जी, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, बल्कि यूजुअली हमारे यहाँ नॉर्मल सोच है, बहुत से हमने देख रहे डॉक्टर्स हजरात भी पालक वगैरह बंद कर देते हैं। जैसे यूरिक एसिड हाई हुआ, दालें बंद कर दी, पालक बंद कर दिया, गोश्त तो बंद कर ही देते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यही बता रही है कि जो वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्यूरिन्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, वो उनका कोई रोल नहीं होता हाइपर यूरेसीमिया में, ठीक है। तो आप इनको ऑफ एंड ऑन, मतलब एक एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट आप ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट हाइपर यूरेसीमिया पे या यूरिक एसिड रेज करने में नहीं होता जितना कि मीट प्रोडक्ट्स का होता है। मीट या फिर येस्ट, आप हैरान होंगी, जो पिज़्ज़ा में डाला होता है, खमीर है, उसका बड़ा रोल है, या फिर बेकरी आइटम्स है, उससे यूरिक एसिड हाई होता है बहुत ज़्यादा।
या फिर ये जो पैक जूसेस होते हैं उसमें जो सिरप फ्रक्टोज सिरप डला होता है उससे यूरिक एसिड हाई होता है। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है यूरिक एसिड को लेके। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर मैं बात करूं दिल के अमराज से मुतालिक, तो वो लोग जो कि किसी भी दिल के आर्ज़ में मुब्तला है उनके लिए ग्रीन सब्जियों का इंटेक कितना ज़रूरी है? क्योंकि ज़ाहिर है अब जैसे आपने कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है हमारी ग्रीन सब्जियाँ जिसके अंदर हर तरह की चीज़ आपको मिल रही है, तो वो उनकी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। अच्छा, जो जितनी भी सब्जियां हैं और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, या उनके जो पिगमेंट्स हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल। उसके 2-3 उनके वो है, एक तो उसमें नेचुरली जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। तो वो आपके बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हम प्रोसेस्ड खाने के थ्रू आता है या कोई पोल्यूशन के थ्रू, या हम जो एक्सपोज्ड होते हैं किसी बैड एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी में बहुत से फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं या बीमारियां बढ़ाते हैं। ठीक है, या एजिंग प्रोसेस तेज कर देते हैं, या आपका जो हमारे सेल्स भी जो मतलब वेयर आउट हो जाते हैं उससे भी वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये बेसिकली उनको माइनस करते हैं, उनको बॉडी से निकालते हैं। तो ये एक हार्ट हेल्थ के लिए जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ है सब्जियों की, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका। सही है। दूसरा ये है कि इनकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं इसमें। आप पूरी एक प्लेट भर के खा लेंगे आपको 25 से 30 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। वेट लॉस के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर इसमें फाइबर है। फाइबर आपको पता है इस आजकल आपके उसके लिए इम्यूनिटी के लिए और आपके गट हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, हाजमे के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप फाइबर इतना ज़्यादा मिलता है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में, पकी हुई में भी मिलता है और कच्ची में तो ज़्यादा मिलता है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी है। कुछ ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है, तो वो आपका बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी होता है उसका। प्लस वो आपको जो बायोकेमिस्ट्री है ब्लड की, जिसमें कुछ चिकनाइयाँ जो बुरी होती हैं आपके हार्ट के लिए, उसको ये कम करने में मदद करती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि हम हमेशा ये सुनते आए कि जी ग्रीन सब्जियां या इवन इसके अलावा कोई भी सब्जी हो, हमारी अम्माएं क्या करती हैं जी, मटर है छील के सेव कर लिए, पालक है बना के काट के रख ली, मेथी है बना के रख ली, तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? इनमें जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी क्या उसके बाद ये काबिल रहती है कि हम इनको पका लें, खा लें? जी, इनके तरीक़ेकार होता है इसका फ्रीज़ करने का भी। अगर उसको प्रॉपर तरीके से हम फ्रीज़ कर लें, जैसे हम मटरों को थोड़ा सा ब्लेंच करके, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर डाल के उसको निकाल के फिर उसको फ्रीज़ करें, तो कुछ अरसे तक उसको बिल्कुल हम फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से आप महीना या 2 महीने के लिए मटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं। पालक का भी होता है कि बेहतर ये होता है कि आप उनको बजाय कि सिर्फ लीव्स को करें, आप हल्का सा उसको हाफ कुक करके और फिर उसको आप फ्रीज़ कर लें, तो ज़्यादा वो बेहतर होता है। तो इस तरह से सब्जियों के तरीक़ेकार होते हैं। प्रॉपर तरीका अगर फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली सब्जियां, आप स्पेशली ऐसे जगह जहां पर फ्रेश सब्जी नहीं अवेलेबल, तो वहां पर फ्रोज़न सब्जी आप लें तो उसको ठीक है, उसका शायद विटामिन सी कम हो जाएगी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे रहेंगी, मौजूद होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड के साथ बट ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पंजाब कॉलेज के जिमनेजियम में मुनक्किद हुई। चैम्पियनशिप में पाकिस्तान भर से 40 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। मिस्टर पाकिस्तान साद बट और उनके ट्रेनर आमिर गुज्जर इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। अस्सलाम वालेकुम आमिर, गुड मॉर्निंग। साथ सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा आपने काम किया और बड़ा ज़बरदस्त। स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि वो हमारे यंगस्टर्स जो कि सोशल मीडिया या डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जबकि उन्हें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनके लिए आपने बड़ी एक एग्जाम्पल सेट की है। तो प्लीज़ अपने सफ़र का आगाज़ मुझे बताएगा कि ये इस तरफ ध्यान कैसे गया, या शुरू से शौक़ था बॉडी शॉडी बनाने का? सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने वालिदैन का और मेरे ट्रेनर आमिर गुज्जर जिन्होंने मेरे पे इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया। तो शौक़ मुझे काफ़ी देर से था, माशाल्लाह से मुझे 6 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए और कॉम्पीट फील्ड में मुझे अभी 2 साल हुए हैं और माशाल्लाह से इन 2 सालों में मैंने 6 टाइटल अपने नाम किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मुझे बताएं ज़रा साथ कि पूरे पाकिस्तान से क्या शिरकत हुई थी? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से आए थे, KPK से आए थे, स्वात से आए थे, गुजरांवाला, अच्छा, फैसलाबाद।
फैसलाबाद। अच्छा आमिर साहब, आप मुझे बताएं कि आप तो ट्रेनर है ना, आपने तो बच्चे को तैयार किया, तो वो कितने लोग थे जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे थे? और माशाल्लाह से आपके लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हीं में से एक बच्चा जो है वो सब पे हावी नज़र आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं 3 साल से लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अल्लाह का खास मुझ पर करम है। मैं समझता हूँ कि मेरे 3-4 लड़के जो हैं वो मिस्टर लाहौर हो चुके हैं। ये फर्स्ट स्टूडेंट मेरा ये है जो मिस्टर पाकिस्तान बोर्ड लेवल तक पहुँच चुका है। अच्छा। और वहाँ पे बिल्कुल KPK से, दूसरा बलूचिस्तान से, और तीसरा जो था वो क्या नाम है, ये छोटे छोटे जो शहर होते हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इसके अलावा कुछ और शहर भी थे जहाँ से पूरी टीमें बन के आती हैं। अच्छा। ये पहले क्लासेस सिलेक्ट होती हैं, क्लासों में से लड़का क्लास विनर होता है, उसके बाद वो जो विनर होते हैं उनमें एक टाइटल फाइट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 बट ने विन की है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो ये जितने भी बच्चे थे ये किस एज ग्रुप के थे? ये जी इसमें एज होती है, जूनियर की एज होती है 22 साल। अच्छा। और ये इंटर कॉलेज के जो लड़के होते हैं मेरे हिसाब से इसमें 23 साल तक लड़के होते हैं। लेकिन 7 बट की जो 7 बट के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात ये है कि 7 बट की एज जो है ना वो माशाल्लाह अभी 19 साल की होने वाली है और संडे को इनकी बर्थडे है। अच्छा चलें, ये तो बर्थडे का उन्हें गिफ्ट भी मिल गया और इन एडवांस हैप्पी बर्थडे साथ। अच्छा मुझे ये बताएं ज़रा आमिर कि ये इंटरनेशनल लेवल से कितनी डिफरेंट होती है ये चैम्पियनशिप? इसमें डिफरेंट ये चैंपियनशिप में डिफरेंट ये होता है कि बेसिक पढ़ने वाला बच्चा इतनी मेहनत कर जाए ना तो मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने और भी लड़के तैयार किए हैं, मैंने और भी लड़के देखे हैं। पढ़ने वाला जो लड़का है ना वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। इस बच्चे ने मुझे 2 साल पहले ज्वाइन किया और माशाल्लाह 2 साल के अंदर इसने 5 से 6 टाइटल अपने नाम किए हैं, जिसके अंदर इसने हमेशा मेरी झिड़कें भी खाई हैं, मुझे बर्दाश्त भी किया। मैंने कहा ये खाना है, ये खाना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। इसने हर बात को एक्सेप्ट किया। अच्छा। तब जाके ये इतनी छोटी सी एज में इतना नाम बना चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा साथ ये तो बड़ा मुश्किल होता है ना जब आप इंटर के इम्तहानात की तैयारी करो या आपकी वो वाली उस टाइम की स्टडी होती है ना, वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है और माँ बाप का ज़्यादा फोकस होता है कि जी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये मैनेज किस तरह करते थे आप? ये पूरा ध्यान सिर्फ बॉडी बनाने पर था? ये ध्यान जो था वो दोनों साइडों पे था। वालिदैन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मामा जो हैं वो डाइट वगैरह, पापा जो हैं वो सारा जो सिस्टम चलता है उसको देखते थे। Good. और स्टडी जो है वो साथ साथ चल रही थी। एक तरफ मुझे पेपर्स की टेंशन थी, एक तरफ मुझे कंपटीशन की, तो थोड़ा बर्डन था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो माशाल्लाह से आज ये टाइटल मेरे नाम हो गया। तो साथ आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है, क्या फ्यूचर में कौन सा ऐसा गोल है जिसको अचीव करने के बारे में सोचा आपने? आगे इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है। अमेरिकन एक कंपटीशन होता है मसलमीनिया, जो मैं खेलना चाहता हूँ। पूरी मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ जाके खेलूँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा माशाल्लाह। चलें अल्लाह करे जी, आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार कराए। मुझे ज़रा आमिर आप ये बताएं कि अब जैसे हमारे बच्चे इस लेवल पर तो आ गए, लेकिन नेशनल लेवल पर जाने के लिए उन्हें मज़ीद क्या करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को उस पैटर्न पर लेकर आना है कि वो नेशनली भी खेलें? इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले बेहद मशकूर हूँ समा न्यूज़ का, जिसने हमें इतनी सपोर्ट की और इस चीज़ को उजागर करने का मौका दिया। मैं यहाँ पे इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इस चीज़ को मतलब आगे लाने के लिए ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। अच्छा। जिसके अंदर हमारा पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, ये वो जो भी प्लान, जो सिस्टम होते हैं उसको मैनेज किया जाए। उसके बाद हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट मौजूद है। अगर एक 19 साल का लड़का इतनी एज में इतना फिट हो सकता है, तो आप ये देखें कि इसके बाद भी जो है ना, मतलब 2-3 साल बाद ये क्या होगा। हाँ। 2 साल पहले ये क्या था और 2 साल बाद ये क्या है। अब इसकी 4 साल जूनियर की एज में पढ़े हुए, जो बाहर जाके भी ये जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसके लिए मेन चीज़ जो है ना वो हमारी डाइट वगैरह होती है। अच्छा। मतलब हम लोग डाइट करते हैं, इस वक्त इतने ज़्यादा पाकिस्तान में एक्सपेंस हो गए हुए हैं कि हम लोग ना मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा। लेकिन फिर भी आप देखें कि टैलेंट हमारा कितना है, हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, हमारे लड़के कितने आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, कि वो पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान तक पहुँच चुके हैं 19 साल की एज में। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए और दूसरा हमारे जिमों में जो है ना थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए। सही। हमारे जिमों में आके इस तरह के इवेंट किए जाएं, जिस तरह आप ये समा न्यूज़ हमें प्रमोट कर रहा है, इस तरह के इवेंट किए जाएं ताकि
लोगों का शौक मजीद आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल आमिर, आप ये करूंगा। बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं, अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया आपका भी, साथ आपका भी, और साथ गुड लक आगे आने वाले जो भी आपके लिए अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि आज अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये पहुँचाएं कि अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आप करवाएं। आपके बच्चे पूरा पूरा दिन लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, इंटरनेट फेसबुक पे न जाने किन किन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, वालिदैन को तो कभी पता भी नहीं होता। उससे बेहतर है कि वालिदैन बच्चों को इन चीज़ों के लिए उनको इनकरेज करें कि वो आएँ और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। अभी लेंगे एक ब्रेक। जब वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जो सब्जियां उगाई जाती हैं गंदे पानी से, सीवरेज के पानी से, या फिर फैक्ट्रियों से जो गंदा आलूदा पानी निकलता है, उस पानी से जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो आपकी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं। डॉक्टर नाजिश हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहिबा, जो सब्जी गंदे पानी से उगी है उसका टेस्ट यकीनन ख़राब, मतलब मुझे लगता है कि ख़राब हो सकता है या ख़राब होना चाहिए। तो गंदे पानी से उगी हुई सब्ज़ी क्या हमें गली सड़ी नज़र नहीं आएगी? क्योंकि ज़ाहिर है एक साफ़ पानी की अलग अफादियत होती है, उसके अंदर एक अलग अच्छे मिनरल्स होते हैं, गंदा पानी एक अलग चीज़ है। तो उससे सब्ज़ी क्या वाकई सही तरीके से उगती है? ऐसा है महक, जो गंदे पानी से उगी हुई सब्जियां ना, अगर आप देखें तो वो एक तो क्विक जल्दी बनती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मिनरल्स मौजूद होते हैं उनके उसकी वजह से सब्जी एक तो बड़ी फूली सफ़ेद, वो जो गोभी होगी ना वो ज़्यादा सफ़ेद लगेगी। ये बड़ी ही हैरानकुन बातें हैं, लेकिन ये फैक्ट है। इसके अलावा ये होता है इजी मेथड। वो सब्जी जो गंदे पानी से उगाई जाती है उसमें जो किसान है वो अलग से खाद भी नहीं डालता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सीवेज का पानी आ रहा है, गंदगी का पानी आ रहा है, उसमें सब मिला मिलू के कहते हैं इसी में सब कुछ है, बस यही अफादियत वाले खाना सबको खिला दो, और उसमें वो खाद तक नहीं डालता। अगर एक सब्जी का ग्रोइंग टाइम महीना है, वो 2 हफ्ते में बनती है, वो 2 हफ्ते के अंदर उसको बेच के मार्केट में न्यू सब्जी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उनका तो इसमें बहुत फायदा है। तो ये चीज़ है कि ये वो सब्जी का फ़र्क फील करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यानी चंद चीज़ें ख्याल में हमें रखनी है। एक तो ये कि जो जल्दी पक जाए, ये ज़्यादा फूली हुई, ना जैसे हमें चिकन अक्सर ऐसा मिलता है जो कि इंजेक्ट मुर्गियों को इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद वो चिकन आता है। फार्मी मुर्गियाँ होती है, बड़ी होती हैं। इवन हम बाहर के ममालिक में भी देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल नहीं होती, लेकिन उन्हें नेचुरल बना दिया जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे लास्ट में बताइएगा, हमारे किसान भाई जो हैं इसके मुतबादिल उनके लिए कुछ है, कुछ ऐसे सीड्स यूज़ करना या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करना कि वो गंदे पानी की तरफ जाए ही ना, ये इसको एक नेचुरल प्रोसेस पे ही रखना? यानी एक चीज़ अगर 1 महीने में उग रही है तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें, उसने 1 महीने में ही उगना है, तभी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। महक, इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनकी एजुकेशन। इनको बताया जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनको समझाया जाए, इनको नुकसानात बताया जाए कि ये सिर्फ आवाम को नहीं, आप उनकी नस्लों को तबाह नहीं करें, आपकी अपनी नस्ल भी खा के तबाह हो रही है। सबसे पहले उनको एजुकेट किया जाए। उसके अलावा उनको बताया जाए कि आप इस पानी के बजाय जो ट्यूबवेल का पानी है, जो प्रॉपर नीचे से आता है पानी, उसको इस्तेमाल करें। उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, उसमें खाद ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप आउटकम देखें। आपने अपना जवाब दे ऊपर होना है, याद रखिएगा। उनको इन चीज़ों की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ये चीज़ें खिलाकर हमारे मैदों को ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, हमारी आंतों को, कि मैं वही बात है, आगे जाके इन मसले मसाइल जो नई बीमारियां निकल आनी है ना, उसकी एंटीबायोटिक भी नहीं होनी, उसकी कोई दवाई भी नहीं होनी, फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए खुदारा उनको अभी समझाया जाए कि इसको रोका जाए, साफ पानी इस्तेमाल किया जाए ट्यूबवेल का। और इसके अलावा देखें, एक होती है अथॉरिटीज जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं। वक्ती जब कोई अथॉरिटी चेक करने आती है ना, वो ठीक हो जाती है बिल्कुल, लेकिन जब तक एक अथॉरिटी को बताओ मैंने हफ्ते में इतनी दफ़ा विजिट करना है, मैंने महीने में इतनी दफ़ा विजिट करना है, ये विजिट एंटर होना चाहिए, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस सेल होने चाहिए। बिल्कुल, ये पानी था, इसको मैं चेक कराऊं। आपको पता है बाहर के मुल्कों में मैं ना इस टॉपिक पे जब रिसर्च करी थी ना, तो बाहर के मुल्कों में इस पानी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई है। कि इस पानी में इतना जिंक था, इतना आर्सेनिक था, इतना लेड था, सब्जियों में जिंक कितना गया, सब्जियों में लेड कितना गया, सब्जियों में आर्सेनिक कितना गया, पत्तों में कितना गया, नीचे वाले जो सब्जी का होता है मवाद उसमें कितना आया, पानी में कितना है, मिट्टी में कितना आया। इतनी इसकी डेंस रिसर्च की जाती है इंसानी सेहत के लिए। तो जाहिर है उनके लिए जरूरी है ना डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इतना डीप रिसर्च आप तभी करते हैं जब आपको पता हो कि आपके लिए पब्लिक हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पर शायद हमारे किसान भाइयों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें अवेयरनेस दी जाती है, ना उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाता है, और फिर ना ही कोई चेक एंड बैलेंस वाला यहाँ पर सिस्टम है। अगर चेक एंड बैलेंस होगा, उन्हें एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस होगी, और ना ही उनके ऊपर इतना प्रेशर अगर नहीं डाला जाएगा, तो यकीनन वो भी एक गलत रास्ता क्यों चूज करेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई मिसाली सजा दी जाए ना, सख्त
ठीक है, वो सबके लिए काफी होगी। यानी कि एक एग्जाम्पल अगर सेट कर दी जाए ना तो वो बाकी लोगों के लिए, वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल सेट कर दिए तो कोई जरूरत नहीं करेगा दोबारा गलत काम करने की। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में सदियों से कायम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार रूहानी फैज़ के साथ साथ फ़न तामीर का भी शाहकार है। मुकर्रम खान की रिपोर्ट में देखिए। मदीनतुल औलिया मुल्तान के वस्त में बुलंदो बाला मकाम जहाँ पर सूफियाए किराम का शहर आबाद है। इन सूफियाए किराम में से एक मज़ार शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का है। हज़रत शेख 27 रमज़ानुल मुबारक 561 हिजरी को जनूबी पंजाब के नवाही इलाके करोड़ लालिसन में पैदा हुए। आप मुफस्सिर, मुहद्दिस और रूहानी पेशवा थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मकबरा फ़न तामीर का शाहकार है। लकड़ी और मिट्टी से तामीर किया गया 200 साल पुराना गुम्बद देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। मज़ार के अंदरूनी और बैरूनी अहाते में उलमाए मशाइख की 75 कब्रें भी मौजूद हैं। दरबार के मरकजी गेट के सामने मुगलिया सल्तनत के गवर्नर बाकिर खान ने 1038 हिजरी में एक कुआं तामीर कराया, जहां अकीदतमंद आज भी नजरो न्याज के तौर पर पैसे फेंकते हैं। जिस खानकाह में आप आराम फरमा रहे हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी ही में ताबीर कराई थी, और इसी तर्ज की एक और खानकाह हिंदुस्तान के इलाके सोनीपत में मौजूद है। दरबार के सतून दयार की लकड़ी से बने दरवाजे, खिड़कियां और उस पर कंदा किए गए नक्शो निगार, दीवारों पर ब्लू पॉटरी का काम मेमारों के हुनर का मुंह बोलता सबूत है। दरबार पर आए ज़ायरीन कबूतरों को दाना डालना जरूरी समझते हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, इन्होंने बहुत से लोगों को जो है ना नेक मुसलमान किया है, और बड़ा सुकून, दिली सुकून मिलता है मुझे यहाँ आने से। और मैंने दुआ मांगी अभी यहाँ पे, अपने लिए भी, सबके लिए, मुल्क के लिए। हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी दरसगाह जामिया ज़िक्रिया भी आपके नाम से मंसूब है। आपका उर्स हर साल 5, 6, 7 सफरुल मुज़फ़्फ़र को होता है, जहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद रूहानी फैज़ पाने के लिए पहुँची हुई होती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है जी, अक्सर अफराद परेशान होते हैं कि उनका वज़न बढ़ गया है, लेकिन कुछ अफराद परेशान होते हैं कि जिनका वज़न कम है। अच्छा, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इसलिए परेशान हो जी कि उनका वज़न कम है। अमूमन हमने देखा ये चीज़ होती है बच्चों में कि जी बच्चे खाते नहीं हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, माएँ जो उनके पीछे खाना ले लेके भाग रही होती हैं। कुछ ये कहा जाता है जी कि आप बच्चों के पीछे खाना लेके ना भागें, आप बच्चों को 1-2 दफ़ा कहें बच्चे नहीं खाते तो छोड़ दें, बच्चे फिर खा लेंगे। लेकिन हम माओं का दिल जो है ना मानता नहीं। हम कहते हैं कि नहीं, जब तक बच्चा पूरी प्लेट नहीं खा लेगा तब तक हमें सुकून नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा जब वो खाएगा नहीं तो उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी? जब वो खाएगा नहीं तो वो फिर मोटा तो नहीं लेकिन हेल्दी हमें कैसे नज़र आएगा? कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटेक प्रॉपर होता है, मतलब वो प्रोटीन भी अच्छा ले रहे होते हैं, उनका जो है खाने में दूध भी शामिल होता है, लेकिन फिर भी वो हमें हेल्दी नज़र नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है? अभी बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात हमने करनी है, और इस पर बात करने के लिए हकीम रज़ा इलाही हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ा भाई, अमूमन ये चीज़ बच्चों में होती है कि जी बहुत खा लिया आपने लेकिन आप वेट नहीं गेन कर रहे, मतलब माएँ परेशान होती है कि बच्चे ने शेक्स भी पिए हैं, बच्चे ने ब्रेकफास्ट भी किया है, लंच डिनर सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चा हेल्दी नहीं है, क्या वजह है? अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है कि कुछ तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ख़ानदानी तौर पे भी। अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो स्मार्ट ही रहती हैं, फैमिलीज़ कुछ ऐसी होती हैं, उनका खाना पीना अच्छा होता है लेकिन उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो वेट नहीं बढ़ता। दूसरा ये है कि जो बच्चे के अंदर कोई मैकेनिज़्म होता है ऐसा, जो रूटीन उसकी ऐसी होती है कि बच्चा जैसे देखे मोबाइल में लगा रहा, गेम में लगा रहा, उसके बाद गया आया, उसकी ऐसी रूटीन नहीं है कि वो थोड़ा एक्टिव हो। ओके। वो ऐसे मामूलात में रहता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अगर वो प्रोटीन अच्छी सोर्स से ले भी रहा है, अच्छी ग़िज़ाएँ भी ले रहा है, अच्छे मल्टीविटामिन भी ले रहा है, सप्लीमेंट भी ले रहा है, अच्छी ग़िज़ाएँ भी ले रहा है, तो बॉडी के अंदर लगेंगी नहीं। जब लगेंगी नहीं तो उससे मसल जो है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। मसल्स ग्रो नहीं करेंगे तो जान नजर ही नहीं आएगी, हड्डियाँ नजर आनी है। अच्छा, लेकिन रज़ा भाई अमूमन हमने बड़ों में भी ये चीज़ देखी है ना, मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि ऑफिस गोइंग हैं लेकिन उसके बावजूद मतलब एक्टिविटी उनकी है, वो खा भी सही रहे हैं, मतलब हम कहते हैं भाई खाते ये लोग बकरी की तरह, लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या वजह है? बड़ों में क्या रीज़न है? अच्छा, बड़ों में रीज़न ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो इस वक्त प्रोसेस शुदा जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि जब लीवर ख़राब होता है या कुछ होता है तो हम कहते हैं जिगर का कोई मसला है या मैदे का है। हाँ।
असल में ये मसला नहीं है। असल में ये होता है जिस तरह कुछ लोग सुस्त तबाह होते हैं ना, इस तरह से बाज़ लोगों का लीवर या एनर्जी सिस्टम भी थोड़ा सुस्त तबाह होता है। वह यहाँ क्या करना पड़ता है, थोड़ा बूस्ट करना पड़ता है। अच्छा, बूस्ट करते हैं एनर्जी को और बॉडी को, तो बॉडी क्या करती है, प्रोसेस जल्दी करती है, ग़िज़ा को लेती है। प्रोटीन एक बंदा फ़र्ज़ करेंगे अच्छा खासा ले रहा है, साथ में और सोर्स के सप्लीमेंट ले रहा है, महंगी महंगी चीज़ें ले रहा है वेट गेन करने के लिए। नतीजा क्या निकल रहा है उसका, वो लग ही नहीं रही बॉडी में। वो बॉडी में प्रोसेस ही नहीं हो पा रही ना। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, दूसरा ये कि इस पे दूसरी जो वेट गेन करने वाली जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, वो तकरीबन जो है आपके लीवर के लिए हार्मफुल होती है। अच्छा, अगर खाई आपने, जिस्म में ग्रो आ गया, लेकिन फिर पता चला आपने दवाई छोड़ी, फिर वेट चला गया, फिर आप वापस उसी पोजीशन। हाँ, तो बेहतर है कि मैकेनिज्म बॉडी का जो है उसको बेहतर करना। मैकेनिज्म कैसे चेंज होगा, आपको एक तो ग़िज़ाई सोर्स ऐसी मिले जो आपकी बॉडी की सेहत की सपोर्ट करें। मैं बताऊंगा आज उसके हवाले से, एक सप्लीमेंट है। और दूसरा, आप का जो लीवर है वो ठीक है, LFT आपकी ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाना है, उसको थोड़ा फास्ट करना है। जब वो थोड़ा फास्ट होगा तो प्रोटीन, कैल्शियम, जितनी चीज़ें आप सप्लीमेंट जितने भी ले रहे हैं, फ्रूट से ले रहे हैं, जितने भी फूड सोर्सेज हैं उनसे ले रहे हैं, वो सारी की सारी बॉडी को लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बंदा है वो आए दिन यानी उसकी खुराक जो है वो अच्छी है, वो दो जो है वो सुबह प्रोटीन भी ले रहा है, अंडे भी ले रहा है, दोपहर में कार्बोहाइड्रेट भी ठीक लेता है, बड़ा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वेट नहीं बढ़ रहा। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म जो है उसको फास्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बंदे। तो अक्सर ऐसा होता ना रज़ा भाई कि हमारे किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलती। तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा किचन का रुख करते हैं और ज़रा जानते हैं कि हमारे किचन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप वेट गेन कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन बच्चे तो परेशान होते ही हैं, माएँ जो है वो परेशान होती हैं बच्चों को लेके, लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है कि बड़े जब इस तरह की कंडीशन में आए ना, तो वो एक बड़ा अजीब सा फैक्टर देते हैं कि यार ये हेल्दी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस वक्त माशरे में। चले हम जरा किचन में चलते हैं, हम देखते हैं जी कि क्या है आज हमारे किचन में ऐसा, या रज़ा भाई हमें क्या बता रहे हैं, ये किस तरह से जो है आप अपने घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हुए वेट गेन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी कि हम कहते हैं कि ये तो भाई आप जब तक वो मेडिसिन इनटेक नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका किचन जो है आपको फुल सोर्स देता है एनर्जी। मैं ये बता दूं कि आपने एक सप्लीमेंट लिया, उसके पीछे लिखा होता है ना जो चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, उसमें जिंक है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है, उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। वो जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको इस सप्लीमेंट से मिल जाएंगी और इस वेदर के लिहाज से ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसमें देखें बड़ी आम सी और मज़ेदार सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं काले तिल हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। ठीक है, आप तिल लेके उनको हल्का सा भून लें। इनके अंदर क्या होगा, प्रोटीन सोर्स जो है जो आपकी बॉडी को लगे वो इसमें मौजूद है इस वेदर के लिहाज से। ठीक है, फिर हम लेंगे जी इसमें अलसी। ठीक है, इसमें फैटी एसिड भी अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 बहुत अच्छी मिकदार में है और दीगर चीज़ें भी इसमें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया 30 ग्राम। सप्लीमेंट से मुराद ये होती है ग्रो जो करना है आपकी, सिर्फ ये नहीं कि गोश्त बढ़ाना है, उसके साथ साथ आपकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा दोनों ही होनी चाहिए। आपका जहन भी तो फिर काम करे ना, वरना लोग कहते हैं इतना लंबा है, इतना हेल्दी है, इसकी अक्ल कहाँ घुटनों में। ये है अश्वगंधा, इसे अश्वगंधा भी कहा जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी फार्मा दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ इसका सिरप बनाती है बच्चों को मोटा ताज़ा और सेहतमंद बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये जी हमने ये लेनी है, इसका पाउडर भी हमने लेना है इसमें 30 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसमें मिश्री जी मिश्री इसमें मिला लेनी है। मिश्री या गुड़ जो भी घर में अवेलेबल हो वो आप तकरीबन इसमें 100 ग्राम मिला लेंगे। 100 ग्राम मिला के आप ये करेंगे जी, इससे करेंगे आप ग्राइंड। ठीक है, सही है। मैं डेमो करके बता देता हूँ। आपने बस इसको पीसना है, ये जायके वाला सप्लीमेंट तैयार हो जाएगा। ये दूध में डाल के हल करके पी सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे हैं 5 साल से जो बड़ी एज के हैं, ½ टीस्पून 1 टीस्पून ले सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। सारी ये समझने की ग़िज़ाई तरह का एक टॉनिक है और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो एक डब्बा लेके आप चेक करते हैं उसके ऊपर लिखी होती है, जो 25-30 कुछ होता है वो आपको
रजा भाई ने वो बता सारी दिया कि चीज़ें भाई जो है आपकी आपको किचन में इसमें मौजूद मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक सही है। और लीवर के लिए हार्मफुल नहीं है। आप वेट बढ़ाने की दवाई खाते हैं, खाएं, अगर वेट बढ़ रहा है तो एक टेस्ट कराएं, LFT कराएं, अपना CBC कराएं। अगर LFT ख़राब हो रहा तो समझ लें आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपके CBC में WBC प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं तो फिर समझ लें आप वेट गेन तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन साथ में कुछ गड़बड़ है ओके। जो आगे जाके किडनी के लिए खतरनाक बनेगा। ओके, ठीक। तो वेट बढ़ाएं लेकिन सेहत बचाएं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ग्राइंड करेंगे हम? हाँ, ये अच्छा ग्राइंड जी, कर लेंगे। ठीक है ठीक है जी। अच्छा ठीक। और ये देखें ना, अगेन वही बात है कि ये आपके घरों में चीज़ें मौजूद हैं। ये आप जब अक्सर ऐसा होता है महंगी महंगी दवाइयाँ खा लेते हैं हम, महंगे महंगे जो हैं वो सप्लीमेंट्स ले आते हैं, और जब वो महंगी चीज़ें आप खा लेते हैं उस वक्त तक तो आप ठीक रहते हैं जब तक उनका टेक आप जो है करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं, जैसे आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आप वापस बॉडी दोबारा आपकी शील हो जाएगी। हाँ, वापस उसी हाँ, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी, और फिर ये निकलेगा नतीजा उसका कि नतीजा वो बजाय ठीक होने के आपकी बॉडी में एक स्टेरॉइड एनर्जी आई थी, वो चली गई, उसके बाद फिर आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, इसका पाउडर बन गया, इसको आप कितनी देर तक सेफ रख सकते हैं? अच्छा, ये 3 माह तक आराम से सेफ रख सकते हैं। अच्छा। और ये है भी सर्दी के मौसम के लिए, हाँ, खुसूसन उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो बच्चे जिनको यूरिन की तकलीफ होती है, जिन बच्चों में अमूमन नहीं होता है, रात को कहते हैं मैं थक गया हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बाहर से आते हैं, सिस्टम जिनका स्ट्रांग नहीं होता, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो लोग हैवी काम करते हैं किसी भी तरह का, वो रात को 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इसके ले सकते हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, या सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। अच्छा। तो इससे क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल जो है पूरे दिन वो ठीक रहेगा, चुस्त तो तवाना रहेगा। सही है। और वेट भी गेन होगा। अच्छा, वैसे एक बात है हकीम रजा भाई कि हमने ये देखा है कि अक्सर हमारी माएँ ये कहती हैं कि वो दवाई बच्चों को दिलवाएं जी जिसमें आपको भूख लगे। जी, ये भूख भी लगे? बिल्कुल, इससे भूख बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, ये जो अश्वगंधा नागौरी हमने इसमें डाली है, अश्वगंधा, इससे भूख भी बढ़ेगी, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, यानी 8-10 दिन के बाद भूख लगना शुरू होगी। यानी 8-10 दिन आपने डेली यूज करना है, उसके बाद 3 माह का ये पूरा प्रोसेस है। एक दफा बना लें, 3 माह चल जाएगा। 3 माह चल जाएगा। बड़ी आसान सी चीज़ है जी, बड़ी रीजनेबल, आप अपने घर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर आपको लगे जी कोई आपके इर्द गिर्द पतला शख्स मौजूद है। रजा भाई बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा सा घरेलू नुस्खा टोटका आपने हमें दिया। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे मुआशरे के एक ऐसी हकीकत की जो कि यकीनन हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा कदम ज़रूर उठाया होगा। कसम खाना या हल्फ उठाना किसी बात की अहमियत या हक़ानियत साबित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन आजकल ज़रूरत है कसम खाने की, या फिर ये कसम खाना इस कदर आम हो चुका है, या हमने इसको इतना ज़रूरी समझ लिया कि हम कहते हैं जी जब तक हम कसम नहीं खाएंगे ना तो सामने वाले को एतबार होना है, ना ही हमारी बात मुकम्मल होनी है। मतलब कसम खाना हमारी बात का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और कुछ लोग तो बात बात पे कसम खा लेते हैं, मतलब छोटी सी भी बात है कसम खा ली। अच्छा, फिर इसके अंदर एक फैक्टर ये आता है कि हमारा दीन ये अगर कहता है कि सिर्फ अल्लाह की कसम खानी, तो हमने ये शेवा अपनाया हुआ है कि माँ की कसम खा रहे हैं, बाप की कसम खा रहे हैं, बहन भाई बच्चों को भी ले आते हैं दरमियान में कि भाई मुझे तो मेरे बच्चे की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन कहा यह जाता है कि जो शख्स जितना झूठा होता है ना, वो उतनी ही जुर्रत के साथ कसम खा रहा होता है, उतनी बड़ी बड़ी कस्में खा रहा होता है। लेकिन इन बड़ी बड़ी कस्मों को अगर आप झूठी कसम खा लेते हैं तो उसका कफ़ारा भी उतना ही सख्त है, और जब आप कफ़ारा अदा किए बगैर मौत आपको गले लगा ले तो फिर आप मकरूज़ हो जाते हैं, और मकरूज़ मरना तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है जो कि हम बग़ैर सोचे समझे उठा लेते हैं। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, उन्हें शामिल है गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ में भी फलाना काम नहीं हुआ, कसम उठा ली हमने, ढिमकाना काम कर लिया, यकीन दिलाना है, कसम खा ली हमने। कसम उठाने या खाने के मामले में हमारा दीन हमें क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि हमें एक रूटीन में भी जो झूठ बोलने के हवाले से रसूल पाक ने क्या बताया। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क्या मोमिन बखिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उसने पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। देखिए, ये तो एक आम गुफ्तगू में झूठ से मना के हवाले से रसूल पाक ने फरमाया कि मोमिन झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन कुरान पाक में ये बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान पाक में कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला उनसे अपनी रहमतें उठा लेता है। अच्छा, अब लेकिन जब हम आ जाएँ झूठी कसम पे, कि झूठी कसम जो है उसका फिर हमें क्या अज़ाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो उस वक्त जो
काफिर हैं वो अपने बुतों की कस्में खाया करते थे, लात और उज़्ज़ा की। कि हमें उज़्ज़ा की कसम, हमें लात की कसम, और हमने ये बात जो की है ये सच है या ये गलत है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पहुँचाई हज़रत जिब्रील के ज़रिए से, तो आपने जब तालीमात दी तो आपने ये महसूस किया कि अहले कुरैश जो हैं वो अपने माँ बाप की, बाप दादा की, बच्चों की कस्में खाया करते थे। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया कि ये अपने माँ बाप की और दादा नाना वगैरह की कस्में तुम लोग नहीं खाया करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात हमें दी तो तमाम लोगों ने उस पर अमल किया और कस्में खाना छोड़ दी। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया कि 2 लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उनमें से एक शख्स ने कहा कि मेरे पास एक कतई ज़मीन है और मैं उस पर खेती बाड़ी करता हूँ, ये दूसरा शख्स आके मुझसे कह रहा है कि ये मेरा है। अच्छा। अब बताएं, मैं तो बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझे दी ये तमाम चीज़ें। तो आपने कहा कि अगर ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ तो इससे कहो कि अल्लाह की कसम खा ले। अच्छा। तो उस शख्स ने कहा कि ये तो बहुत झूठा है, बात बात पे झूठ बोलता है, ये तो अल्लाह की कसम भी खा लेगा। अच्छा। तो आपने फरमाया कि अगर इजाज़त मैं तुम्हें दूं किसी कसम खाने की तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम है। अच्छा। वो भी अपनी बात में वजन को बढ़ाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, सिर्फ अल्लाह, क्योंकि जब आप अल्लाह की कसम खाते हैं ना फिर आप अल्लाह को जो है वो गवाह बना लेते हैं, और फिर अल्लाह ही उसका हिसाब लेगा। हाँ। कि जी तुमने मेरे नाम की कसम खाई है तो मैं ही तुम्हें हिसाब लूंगा। तो गोया हमें रसूल पाक ने अल्लाह के अलावा बाकी कसमों से रोका। अच्छा। और वैसे ही हमें ये तालीमात दी कि तुम ना तो झूठ बोलो ना झूठी कसम खाओ। अच्छा, फिर अब जो झूठी कसम खाते हैं फिर उसका अजाब भी है। एक तो सबसे पहले अल्लाह ने लानत फरमाई। अच्छा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अलावा रहमत उठा ली उस शख्स से। अच्छा। फिर कुरान पाक में इसकी जो तफसील मिलती है वो है सूरह मायदा में आयत नंबर 89 में, और अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि जो तुम लग़्व कस्में खाते हो बात बात पे, उस पे अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करता। अच्छा। लेकिन जब तुम कोई पक्की कसम खाते हो तो अल्लाह ताला उस पर तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, और अगर तुम उसका कफ़ारा अदा नहीं करोगे। अब पहले तो हम ये समझ लें कि वो लग़्व कस्में क्या हैं। जैसे मैंने कोई भी बात की और मैं कहूँ नहीं कसम से मैं सच बोल रही हूँ, कसम से मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ। अब इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कसम कसम आप कह रहे हैं, ये एक लग़्व किस्म की कसम हो गई, इस पे मुआख़ज़ा नहीं है। ठीक है। लेकिन अब एक दुकानदार है और वो कह रहा है कि नहीं अल्लाह की कसम ये माल बिल्कुल सही है, बेहतरीन है और इसकी यही कीमत है जो मैं बता रहा हूँ और इसमें कोई नुक्स भी नहीं है, लेकिन वो झूठी कसम खा रहा है अपना माल बेचने के लिए। ये हो गया गुनाह कबीरा। और इस पर तौबा जो है वो वाजिब हो गई है कि वो तौबा करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, उसने गुनाह किया है। ठीक है। तो 3 कस्में, एक तो लग़्व है, एक ये गमूस कहलाती है जिसमें आप झूठी कसम खाते हैं और अपना माल बेच दिया या कोई बात को मनवाने के लिए। तीसरी है मनाक़िद, यानी कि जिस पे आपको कफ़ारा देना ही देना है, और उसमें ये कि जैसे आपने कहा कसम अल्लाह की मैं फ़लाँ शख्स से सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगा। अच्छा। आपने कसम खा ली लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको बात करनी पड़ गई। अब आप क्या करेंगे? हाँ। अब अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में बताया कि तुम्हें इस तरह की अगर तुम कसम खाते हो इसको पक्की कसम कहेंगे। अच्छा। आपने अल्लाह के नाम पर पक्की कसम खा ली और आपने कहा मैं सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करूँगा। हाँ। कसम आपको तोड़नी पड़ गई या आपने किसी वजह से तोड़ दी, तो उसका कफ़ारा कुरान में ही बताया सूरह मायदा में कि फिर आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। अच्छा। या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़ा दें या किसी गुलाम को आज़ाद करें। अब गुलाम तो आजकल होते नहीं है। इसके अलावा फरमाया कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर तुम 3 दिन रोज़े रखो, और वो 3 रोजे लगातार होने चाहिए, गैप के साथ नहीं। हाँ, एक साथ रखने। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप जाहिर है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है झूठों पर, फिर आप लानत के भी मुस्तहिक हुए, फिर आप मकरूज भी हुए, और अगर आप इसी तरह मर जाएंगे तो फिर आप मकरूज ही कहलाएंगे। और इस चीज़ का कफ़ारा कैसे आप मरने के बाद अदा करेंगे? तो इसलिए हमें अव्वल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पे कहा कि बात बात पर कसम नहीं खाया करो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत पेश आ जाए या कोई ऐसा मौका हो कि तुम्हें ये वजाहत करनी हो कि तो अपने बाद में वजन डालने के लिए, तो अल्लाह की कसम के अलावा कोई और कसम ना खाओ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि अक्सर ऐसा देखा है हमने कि लोग अपने बच्चों की कसम खा लेते हैं। अच्छा, अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है बच्चे की आपने कसम खा ली, आपने झूठी कसम खा ली, लेकिन बच्चा आपका बीमार हो गया या बच्चे के साथ कोई मसला हो गया तो कहते हैं देखा झूठी कसम खाई थी ना, वो बच्चे पे चीज़ आ गई। ये क्या आप वो है सोच? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोग जो थे वो अपने बाप दादा की और अपने रिश्तों की कस्में खाया करते थे, माँ की कसम बहुत खा लेते थे और बाप दादा के नाम लेकर। अभी भी खाते हैं, माँ की कसम अभी भी खाई जाती है। देखिए, जो गलत कसम खा रहा है जाहिर है कि अजाब तो उसी के ऊपर है ना,
उन लोगों पर तो नहीं है जिसकी कसम उसने खाई है, उन पर तो अजाब नहीं है, लेकिन उसको बहरहाल तौबा करनी चाहिए। तौबा वाजिब हो जाती है इस तरह की झूठी कस्में खाने पर। हमें किसी भी रिश्ते की कसम नहीं खानी चाहिए, हमें अल्लाह ताला ने, रसूल पाक ने मना फरमाया है। हम अपनी माओं की या अपने बच्चों की कस्में खाते हैं, हमें कोई ताल्लुक नहीं है दीन में इसका। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीधी और सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़रूरत पेश आ जाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाने की इजाज़त है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है इवन रिलेशनशिप में ऐसे देखें कि सामने वाला आपको कह रहा होता है कि जी अच्छा तुम कसम खा लो मुझे यकीन आ जाएगा, तो ये एक साइकी बन गई ना हमारी सोसाइटी की, कसम जब तक नहीं खाएंगे हमें यकीन नहीं आता। ये फिर हमारी अपनी भी एक सोच। देखिए, अगर कोई शख्स बार बार ये बात कहता है ना, तो इसका मतलब है कि वो आप पर वैसे ही यकीन नहीं कर रहा। हाँ, कि वो आपको इस पॉइंट पे लेकर आ रहा है जी, तो आप कहते हैं जी मैं तो सच ही बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ, आपको यकीन करना है तो करें, नहीं तो ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप इस हकीकत से एग्री करेंगी कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ये बल्कि एक ऐसा अलमिया है कि छोटी छोटी चीज़ों पे कसम खाना रिवाज है, फैशन बन गया है, कि जब तक आप कसम नहीं खाते तब तक कहते हैं कि शायद मतलब हर शख्स समझता है कि मेरी बात में बहुत वजन आ जाएगा अगर मैंने कसम खा ली, लेकिन इस वजन से पहले ये सोच लें कि हमारे रसूल ने, हमारे आका ने क्या इरशाद फरमाया, हमारा दीन क्या कहता है इस बारे में, दीन क्या कहता है। हमने दीन को बहुत दूर कर दिया ना, इसलिए हम जितने भी गलत काम कर रहे हैं वो दीन से दूरी की वजह से है। सही है, अगर हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का आदी बना लें। हमेशा से ये मत करें, सामने वाला यकीन नहीं करा ना करे, छोड़ दें आप उसको, आप अपने लिए अपने अल्लाह के सामने साफ है, ये बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतने, बाप से मुलाकात करेंगे मंडे को, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 2 दिन वीकेंड पर आप बेस्ट ऑफ नया दिन देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।